हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएनएसएस के चैप्टर 34 के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 हमने कवर किया था, जहां पे हमने देखा था कि अगर कोई दंड दिया जाता है, यानी चाहे मृत्यु दंड हो, चाहे कारावास का दंड हो या फिर जुर्माना, उसका निष्पादन किस तरीके से होगा, उसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से किया जाएगा। प्रत्येक दंड के लिए क्या किया जाता है, अगर उसका निष्पादन करना है तो उसके लिए वारंट जारी किया जाता है। ये हमने देखा था पिछले लेक्चर में। आज का जो सेशन होने वाला है वो धारा 472 से लेकर धारा 477 तक के बीच के प्रावधान देखने वाले हैं, जहां पे हम सस्पेंशन देखेंगे कि निलंबन कब किया जाता है, परिहार क्या होता है, यानी कि रेमिशन, कम्यूटेशन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसको हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन जोड़ा गया है बीएनएसएस में, वो है आपका मर्सी पिटीशन के बारे में। पहले सीआरपीसी में नहीं हुआ करता था, अब ये एक नया सेक्शन मर्सी पिटीशन का जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं विद केस लॉ। तो बने रहेंगे एंड तक हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 34 के धारा 472 से 477 तक में बताए गए। अब इसमें जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होंगे उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लगभग सभी सेक्शन हैं, तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको देखनी होगी कि इसमें कुछ शब्द बताए गए हैं। ठीक है, तो जैसे दंडादेश का निलंबन, निलंबन क्या होता है, परिहार यानी कि रेमिशन क्या होता है, लघुकरण यानी कम्यूटेशन क्या होता है, इसी से संबंधित एक और शब्द है क्षमा, यानी जो क्षमादान दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसका अर्थ क्या होता है, वो चीज़ यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे देखिए क्षमा यानी कि पार्डन। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें कुछ शर्त सहित या शर्त रहित इसमें छोड़ा जाता है, और इसमें क्या किया जाता है, जो पनिशमेंट है, जो दंड है या फिर बंदीकरण है, उस दोनों को हटा दिया जाता है। साथ ही साथ जो दोषी व्यक्ति है, जिसको सज़ा मिली है, उसके दंड को, उसके दंडादेशों को और उसकी निरर्हताओं से, यानी कि जो उसकी योग्यता को वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया था, निर्योग्यत कर दिया गया था, उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है इसमें क्षमा। उसके बाद आता है कम्यूटेशन यानी कि लघुकरण। लघुकरण में यहाँ पे दंड में कमी नहीं की जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, दंड में कमी भी होती है, साथ ही साथ उसमें उसकी प्रकृति को भी चेंज कर दिया जाता है लघुकरण में। जैसे अगर मृत्यु दंड दिया गया है तो मृत्यु दंड को किस में कर दिया जाता है, एलआई यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दिया जाता है, या फिर आजीवन कारावास है तो उसको किसी कारावास में कर दिया जाता है। ठीक है, या फिर अगर कोई मान लीजिए 2 वर्ष का कारावास है, उसको केवल जुर्माने में कर देना। यह क्या होता है, इसकी एक प्रकृति ही चेंज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये आता है आपका कि उस जो दंड दिया गया उसके स्वरूप और या फिर उसकी प्रकृति में ही चेंज कर देना। उसके बाद आता है परिहार यानी कि रेमिशन। रेमिशन का मतलब क्या होता है, रेमिट कर देना किसी भी चीज़ को, यानी किसी भी दंड को क्या करना, कमी कर देना। अब इसमें क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए 5 साल का कठोर कारावास दिया गया है ना, तो इसको कम करके 3 साल कर सकते हैं, 2 साल कर सकते हैं, 3 साल या 2 साल जो भी करना चाहें यहाँ पे किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जब यह कमी दंड में कमी की जाएगी ना, तो यहाँ पे प्रकृति चेंज नहीं होगी। अगर 5 साल का कठोर कारावास है तो इस अगर दंड में कमी की जा रही है तो 3 साल कर रहे हैं ना, तो 3 साल का कठोर कारावास होगा, साधारण कारावास नहीं होगा यहाँ पे लघु रेमिशन में। ठीक है, तो यानी कि जो प्रकृति है, प्रकृति चेंज नहीं होगी, उसकी जो उसका स्वरूप है वही रहेगा। लेकिन जो 5 साल है उसको कम करके 3 साल 2 साल जो भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। कौन करेगा, जो समुचित सरकार है वो कर सकती है। उसके बाद आता है निलंबन। निलंबन क्या होता है, जो सस्पेंशन, ये कुछ टाइम के लिए दंड के निष्पादन को रोक दिया जाता है, यानी कि जो सस्पेंड कर दिया जाता है। एक हमने सेक्शन भी पढ़ा था, सेक्शन 430, जहाँ पे सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की बात की जा रही थी। उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसको दंड दिया गया है, वो हो सकता है वो अपील में जाना चाहता हो या फिर सुप्रीम कोर्ट एसएलपी में जाना चाहता होगा, तो वहाँ पे क्या है, जब तक या फिर अगर अपील किए तो अपील का निपटारा जब तक नहीं होता तो क्या कर दिया जाता है, दंड का निष्पादन पर रोक लगा दी जाती है कि उसका निष्पादन नहीं किया जाएगा। उसके बाद आता है, लास्ट आता है विराम। ठीक है, यहाँ पे क्षमा नहीं होगा, विराम होगा। विराम यानी रेस्पाइट। इसमें क्या किया जाता है, एक विशेष परिस्थितियों को बताता है कि अगर कुछ विशेष परिस्थितियां हैं उसमें क्या कर दिया है, सज़ा को अन्य दंड में परिवर्तित करना। सज़ा रहेगी लेकिन यहाँ पे पूरी तरह मुक्त नहीं किया जाएगा, यहाँ पे उस सज़ा में जो मूल सज़ा दी गई उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाएगा।
जैसे हमने एक सेक्शन पढ़ा था पिछले लेक्चर में, जहाँ पे अगर किसी महिला को अगर मृत्युदंड दिया जा रहा है, ठीक है, महिला को अगर मृत्युदंड दिया जा रहा है और उस टाइम पे अगर यह पता चलता है कि वह महिला अगर गर्भवती है यानी कि प्रेग्नेंट है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, उस मृत्युदंड की सज़ा को लघुकरण करके आपका किस तरीके में क्या कर दिया जाता है, आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, किसी अन्य सजा में क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। यह आता है आपका विराम, ठीक है। तो ये विशेष परिस्थितियों की बात करता है। अब जब बात करते हैं यहाँ पे अगले चरण में, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो है आपकी दया याचिका यानी कि मर्सी पिटीशन। अब ये जो मर्सी पिटीशन है ना, पहले आप जब देखोगे तो सीआरपीसी में इस तरीके का कोई प्रावधान था ही नहीं, ठीक है ना, कोई प्रक्रिया उसमें ऐसी वैधानिक प्रक्रिया नहीं बताई गई थी। वहाँ पे अगर आप संविधान देखो, संविधान में सिर्फ यहाँ पे इसका प्रोविज़न बताया गया था कि आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 जहाँ पे क्षमादान देने की शक्ति थी। 72 में राष्ट्रपति देता था और 161 में कौन देता था, राज्यपाल। तो यहाँ पे इन दोनों को पावर बताई गई थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, यहाँ पे एक प्रक्रिया बता दी गई है, कहाँ, बीएनएसएस के 472 में, उसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि मर्सी पिटीशन क्या होती है, दया याचिका क्या होती है, ठीक है। उसी तरह से एक क्यूरेटिव पिटीशन भी होता है, उसके बारे में हमने बताया था, आपको वीडियो बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे दया याचिका मतलब क्या होता है कि एक भीख मांगने की यानी कि अपने खुद को बचाने का एक लास्ट प्रक्रिया होती है, ठीक है ना, कि हमें क्या कर दिया जाए, अगर किसी को मृत्युदंड दिया गया तो हमें क्षमादान दिया जाए। हमें क्या कर दिया, अगर मृत्युदंड दिया गया तो उसको आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, मर्सी पिटीशन, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब ये मर्सी पिटीशन दाखिल की जाती है उसके बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा अगर उसको डिसाइड कर दिया जाता है तो फिर उसकी अपील कहीं किसी न्यायालय में नहीं की जा सकती, या फिर उसकी जो भी जिस परिस्थितियों में उसको डिसाइड किया गया होगा राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा, तो उसके किसी भी विनिश्चय को, किसी भी प्रश्न को किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाएगा कि आप किस प्रश्न के आधार पर यानी किस आधार पे आपने इसको मर्सी पिटीशन को यहाँ पे स्वीकार किया है या फिर खारिज किया है। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे अलाउ नहीं है किसी भी न्यायालय में। अब सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करते हैं, तो ये कहलाता है कि यह एक औपचारिक अनुरोध होता है, ठीक है, फॉर्मल यहाँ पे रिक्वेस्ट होती है जो मृत्युदंड की सज़ा से किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया है और उसकी जितनी भी अपील थी, एसएलपी थी, सब कुछ निरस्त हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है आपका, मर्सी पिटीशन दाखिल करने का। और ये किसके समक्ष दाखिल किया जाएगा, या तो राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल, ये दोनों के समक्ष किया जा सकता है। क्यों, अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो अनुच्छेद 21 है वो आपको जीने का अधिकार देता है, जीने का मूल अधिकार है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसी के तहत आप क्या करते हो कि आपको वो अधिकार तो है, लेकिन उस अधिकार में भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो वहाँ पे तो ये पूरा का पूरा आपका अधिकार नहीं कि आपको मृत्युदंड अगर दिया गया है, मर्सी पिटीशन आपने दाखिल की है तो आपको यहाँ पे छूट मिलनी चाहिए, आपको माफ़ करना ही चाहिए, क्षमादान देना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब ये तो समझ में आ गया कि किस सज़ा से यहाँ पे मर्सी पिटीशन दाखिल होती है, किसके समक्ष दाखिल होता है। अब इसका एक संवैधानिक ढांचा की बात करते हैं, तो संवैधानिक ढांचा में आप देखोगे तो संविधान के अनुसार जो दया याचिका है, ठीक है, जो आपकी दया याचिका यहाँ पे लगाई जाती है ना, वो राष्ट्रपति से अनुरोध करने का एक अंतिम संवैधानिक सहारा होता है। क्या होता है, ये अंतिम लास्ट ऑप्शन मैंने बताया, ये जो मर्सी पिटीशन होती है एक लास्ट ऑप्शन होता है, अंतिम संवैधानिक सहारा होता है। और ये अनुच्छेद 72 के तहत यानी कि आपका आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति के समक्ष किया जाता है, और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के समक्ष यहाँ पे मर्सी पिटीशन दाखिल किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो अनुच्छेद 72 है या फिर 161 है, इसके तहत यहाँ पे राष्ट्रपति राज्यपाल कर क्या सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो अनुच्छेद 72 या 161 के तहत क्या किया जा सकता है, जो सज़ा मिली है मृत्युदंड को, उस सज़ा को कम किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, उसको विराम लगाया जा सकता है, उसको निलंबित किया जा सकता है, परिहार किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें की जा सकती है राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा। आगे बात समझ में। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये दोनों में पावर तो सेम ही है, फिर
तो इसमें कुछ अंतर तो होगा। तो यहाँ पे देखिए वर्ष 2021 में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि अगर राज्यपाल अगर किसी मृत्युदंड की सज़ा को कम कर रहा है ना, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि जो कैदी है तो उसको यहाँ पे न्यूनतम 14 साल की सज़ा का काटना अनिवार्य है, तभी उसको माफ़ किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट इसको माफ़ नहीं किया जाएगा। तो उसको अगर मृत्युदंड दिया गया है तो यहाँ पे कम से कम 14 साल की सज़ा काटनी होगी उसको, तभी उसको वहाँ पे मृत्युदंड से छूट मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे छूट मिल सकती है। तो यह है आपका संवैधानिक ढांचा। अब उसके बाद एक प्रक्रिया की बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले सीआरपीसी में जो हमारी लागू थी, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड थी, उसमें किसी तरह की प्रक्रिया नहीं बताई गई थी। ये सिर्फ आपका एक संविधान में बताया गया था, कोई वैधानिक लिखित प्रक्रिया नहीं थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, बीएनएसएस के सेक्शन नंबर 472 में क्या कर दिया, एक प्रक्रिया बता दी गई इसको जोड़ करके। ठीक है, तो ये तो आपकी एक प्रक्रिया की बात हो गई। अब वहीं अगर दया याचिका के आधार की बात करते हैं तो किस आधार पे किया जा सकता है, तो ये है आपका एक पहला स्वास्थ्य, यानी कि उस व्यक्ति के स्वास्थ्य कैसा है। दूसरा आता है उसकी शारीरिक या मानसिक दशा कैसी है, इसके ऊपर भी बहुत प्रॉपर विचार किया जाता है, उसके बाद उसको दया याचिका स्वीकार की जाती है। उसके बाद आता है तीसरा पारिवारिक वित्तीय स्थितियाँ, यानी एकमात्र सहारा हो, अपने परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य रहा हो। ठीक है, उसी के भरोसे पूरा उसका परिवार चलता है, तो इसके ऊपर भी विचार किया जा सकता है। ये है आपका कुछ आधार। एक केस है मारूराम बनाम भारत संघ, जो 1981 का मामला था। इसमें क्या बोला गया था कि जब भी यहाँ पे दया याचिका दाखिल की जाती है, यानी मर्सी पिटीशन दाखिल की जाती है, तो यहाँ पे अनुच्छेद 72 के तहत, यानी जो आर्टिकल नंबर 72 है, उसके तहत अगर क्षमादान दिया जाता है ना, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह लिया जाएगा। पहले मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही यहाँ पे क्षमादान दिया जाएगा, ये इस केस में बोला गया था। उसके बाद आता है अब यहाँ पे आपका बीएनएसएस के सेक्शन नंबर 472 की बात करते हैं। ठीक है, तो 472 में वही चीज़ बताई जो अभी हमने बताया। ठीक है, तो पहला जो सब सेक्शन है ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड के लिए निश्चित दोष ठहराया गया, यानी कोई भी व्यक्ति है जिसको अगर मृत्युदंड दिया गया है, तो वो क्या कर सकता है, या तो वह व्यक्ति कर सकता है, क्या कर सकता है, दया याचिका दाखिल कर सकता है, या फिर उसका विधिक उत्तराधिकारी जो कोई भी होगा, लीगल हायर्स जो भी होगा, वो क्या कर सकता है, यहाँ पे दया याचिका दाखिल कर सकता है, या फिर उससे अन्य संबंधी जो है, उसके रिश्तेदार होंगे, या फिर कोई भी उसके तरफ से क्या कर सकता है, यहाँ पे मर्सी पिटीशन दाखिल कर सकता है। तो यहाँ पे 3 लोगों को पता है, या तो वो स्वयं होना चाहिए, या फिर उसका विधिक उत्तराधिकारी, या फिर उस अन्य उसका जो संबंधी हैं वो क्या कर सकते हैं, दया याचिका दाखिल कर सकते हैं। लेकिन कहाँ पे करेंगे, तो संविधान के अनुच्छेद, यहाँ पर भी वही चीज़ बताया गया कि संविधान के तहत ही जाना है, कहीं और से नहीं जाना है। ठीक है ना, तो संविधान के अनुच्छेद 72 के अधीन दाखिल कर रहा है तो राष्ट्रपति के समक्ष करेगा। संविधान के अनुच्छेद 161 के अधीन कर रहा है तो राज्यपाल के समक्ष दया याचिका फाइल करेगा। लेकिन यहाँ पर भी यहाँ पे एक टाइम लिमिट बताता है कि कितने टाइम के अंदर आपको ये दया याचिका फाइल करनी है। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी बता दी गई है। यहाँ पे कहता है कि आपको 30 दिन के भीतर ये क्या करना है, दया याचिका फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन ये 30 दिन कब से गिना जाएगा, तो यहाँ पे कहता है कि जब जेल अधीक्षक, यानी कि जिस जेल में वह कैदी है जिसको मृत्युदंड दिया गया है, वह वहाँ का जो जेल अधीक्षक है वो क्या करेगा, उसको जिस दिन सूचना देगा कि उसकी जो सुप्रीम कोर्ट में अपील थी, पुनर्विलोकन याचिका थी, ठीक है ना, विशेष याचिका यानी एसएलपी जो थी वो निरस्त हो गई है, जिस दिन ये सूचित करता है उस दिन से 30 दिन के भीतर ये जेल यहाँ पे दया याचिका फाइल करेगा। 30 दिन उस दिन से गिना जाएगा। या फिर दूसरा कहता है कि जब हाई कोर्ट ने मृत्युदंड की पुष्टि की तारीख के बारे में उच्चतम न्यायालय में अपील या विशेष याचिका जो फाइल करने की अनुज्ञात अवधि समाप्त हो गई। यहाँ पे अगर जेल अधीक्षक यह बताता है कि तुम्हारी जो हाई कोर्ट की पुष्टि थी, मतलब हाई कोर्ट ने जो पुष्टि की है मृत्युदंड की, अब उससे क्या है, मान लीजिए 30 दिन का टाइम था या फिर 60 दिन का टाइम था कि आप अपील फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आपने फाइल नहीं किया और आपका जो टाइम था वो समाप्त हो चुका है।
ठीक है। तो जिस दिन ये सूचित करता है, ऐसी सूचना देता है उस अभियुक्त को, उस कैदी को, उस दिन से 30 दिन के भीतर यहाँ पे क्या किया जा सकता है, दया याचिका फाइल की जा सकती है। ये आपका सबसेक्शन 1 हो गया। अब बात करते हैं अगर सबसेक्शन 2 की, तो सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि उपधारा 1 की याचिका प्रारंभ में राज्यपाल को की जा सकती है और उसके निरस्त किए जाने पर 60 दिन के भीतर राष्ट्रपति को। यानी कि अगर किसी कैदी ने अगर दया याचिका यानी मर्सी पिटीशन को दाखिल किया है आपका गवर्नर के समक्ष यानी कि राज्यपाल के समक्ष, और राज्यपाल साहब ने क्या कर दिया, उसको खारिज कर दिया, उसको निरस्त कर दिया कि आपको मर्सी पिटीशन स्वीकार नहीं की जाएगी, तब यहाँ पे उसके पास क्या ऑप्शन बचता है, वो कहाँ चला जाएगा, वो 60 दिन के भीतर यानी जिस तारीख को निरस्त हुई है उस तारीख से 60 दिन के भीतर राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका फाइल की जा सकती है। ये यहाँ पे एक ऑप्शन और देता है, यानी राज्यपाल से अगर निरस्त कर दिया है तो राष्ट्रपति के पास आप कर सकते हो, दया याचिका फाइल कर सकते हो मर्सी पिटीशन को। वहीं अगर तीसरी यहाँ पे सबसेक्शन की बात करती है, यहाँ पे कहता है कि एक से अधिक से दोष है, यानी कि किसी मामले में क्या किया गया, मान लीजिए 5 लोग थे, पांचों ने बहुत ही ज़्यादा गंभीर अपराध किए थे और मान लीजिए 5 को या फिर मान लीजिए 4 को क्या किया, मृत्युदंड दिया गया, और 4 में से मान लीजिए किसी एक ने क्या करिए मर्सी पिटीशन दाखिल की और बाकी 3 ने क्या किया, मर्सी पिटीशन को दाखिल नहीं किया। ठीक है, तो अब जो 3 बचे हैं मर्सी पिटीशन दाखिल नहीं किया गया है, तो क्या किया जाएगा, जो जेल अधीक्षक है वो 60 दिन के भीतर क्या करेगा, यहाँ पर जिस दिन से दोष हुआ है उसके 60 दिन के भीतर क्या करेगा, शेष अन्य जितने भी हैं जिन्होंने मर्सी पिटीशन दाखिल नहीं किया है उसके नाम और पता और साथ साथ मामले के जो अभिलेख हैं वो क्या करेगा, उस सरकार, केंद्र सरकार को या फिर राज्य सरकार को भेज देगा विचार के लिए। और यहाँ पे अब जैसे ही यहाँ पे विचार के लिए भेजा जाता है तो उन सभी के बारे में एक साथ विचार किया जा सकता है। ठीक है, ये है आपका सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 4 की बात करें तो यहाँ पे कहता है कि केंद्र सरकार दया याचिका प्राप्त होने पर, यानी कि जिस दिन केंद्र सरकार को दया याचिका प्राप्त होती है उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट से, जिस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में वो कैदी है, ठीक है, तो उस स्टेट गवर्नमेंट से कुछ टिप्पणियाँ मांगेगी और टिप्पणियों के साथ मामले का अभिलेख भी प्राप्त करेगी। अब यहाँ पे जैसे ही क्या किया जाएगा, टिप्पणियाँ और अभिलेख प्राप्त होती हैं उसके 60 दिन के भीतर राष्ट्रपति को इसे सिफारिश की जाएगी, केंद्र सरकार क्या करेगा, सिफारिश कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, पहले केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है सिफारिश वो दया याचिका के लिए। अब दया याचिका के लिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुँचा तो स्टेट गवर्नमेंट से क्या करेगा, टिप्पणियाँ मांगेगा कि इसमें क्या टिप्पणी, इसमें क्या किया जाए। ठीक है, उसकी एक प्रकार से एक राय, ओपिनियन मांगी जाती है, साथ ही साथ मामले का अभिलेख भी मांगा जाता है। तो जब यहाँ पे ये सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, टिप्पणियाँ, मामले का अभिलेख, तो उसके 60 दिन, जिस दिन प्राप्त होता है उसके 60 दिन के भीतर क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति से सिफारिश की जाएगी। कौन करेगा, केंद्र सरकार करता है। अब जब केंद्र सरकार यहाँ पे राष्ट्रपति से सिफारिश कर देता है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उस मर्सी पिटीशन को स्वीकार करना या नहीं स्वीकार करना वो तो उसकी मर्जी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर राष्ट्रपति आदेश करता है, या तो मर्सी पिटीशन स्वीकार की होगी या फिर नहीं की होगी। अगर स्वीकार हुई है तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति जब आदेश प्राप्त होता है ना तो उसके बाद केंद्र सरकार क्या करेगी, 48 घंटे के भीतर यहाँ पे उसकी नोटिफाई करेगी, यानी कि संसूचना जारी करेगी। किसको, जो राज्य के गृह विभाग हैं, गृह विभाग है, होम डिपार्टमेंट, यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसको सूचना भेजी जाएगी। और साथ साथ जेल अधीक्षक हैं या फिर जेल के प्रभारी हैं उनको संसूचना भेजी जाएगी कि भाई अगर उसको मर्सी पिटीशन स्वीकार हो गई है तो वहाँ पे उसको क्या कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, उसको फांसी की सज़ा ना दी जाए या फिर किसी अन्य सज़ा में परिवर्तित कर दिया गया है उसके मृत्युदंड को, तो वो चीज़ बताई जाएगी, संसूचना की जाएगी। लेकिन ये 48 घंटे के भीतर होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी, इसके बाद लास्ट आता है आपका अनुच्छेद 72 या 161 के अधीन किसी आदेश की, यानी कि जो आपका राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई आदेश कर रहे हैं दया याचिका के बारे में, उसकी कोई भी अपील नहीं होगी, वो अंतिम निर्णय होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहता है कि अगर जिस आधार पे उन्होंने मर्सी पिटीशन को यहाँ पे एक्सेप्ट किया है, रिजेक्ट किया है, इससे संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई जाँच नहीं की जाएगी किसी भी न्यायालय में। ये आपका 472 है दया याचिका के बारे में। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेक्शन नंबर 473। सेक्शन नंबर 473 क्या बात करता है, दंडादेशों का निलंबन परिहार करने की शक्ति के बारे में।
अब यहाँ पे देखिए, निलंबन आप समझ गए हैं, निलंबन का अर्थ क्या होता है, ठीक है, परिहार क्या होता है, यह आपने देख लिया। तो इसके बारे में अब देखिए क्या होता है कि जो आपकी समुचित सरकार है, यानी कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन हो सकता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, ठीक है, या फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट होगा, यही दोनों में से कोई होंगे, ठीक है। तो यही क्या कर सकते हैं, किसी भी समय शर्त रहित या सहित, यानी कि शर्त के साथ भी या फिर शर्त के बिना भी क्या किया जा सकता है, जो दंड दिया गया है पूरे दंड को या फिर उसके किसी भी भाग को क्या किया जा सकता है, निलंबन या सस्पेंड किया जा सकता है, या कुछ टाइम के लिए, या फिर रेमिट किया जा सकता है, परिहार किया जा सकता है, यानी कि उसके सज़ा को कम किया जा सकता है। तो ये कौन कर सकता है, ये आपका समुचित सरकार कर सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा सब सेक्शन यहाँ पे कहता है कि समुचित सरकार से निलंबन या परिहार के लिए आवेदन किया जाता है। यानी कि अब जब किसी अभियुक्त को यहाँ पे क्या किया, अभियुक्त ने क्या किया, कोई आवेदन किया किस चीज़ के लिए, कि जो उसका दंड दिया गया उसको, उसका निलंबन किया जाए या उसका परिहार किया जाए, उसको सज़ा को कम किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दंड उसको दे दी गई, छोटे से अपराध के लिए बहुत ज़्यादा दंड दी गई है। ये चीज़ अगर इसके लिए आप यहाँ पे आवेदन किया जाता है तो समुचित सरकार क्या करेगी, समुचित सरकार क्या प्रोसीजर अपनाएगी, तो यहाँ पे कहता है कि जो सरकार है वो उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के, यानी कि जिस पीठासीन अधिकारी ने, जिस मजिस्ट्रेट साहब ने, जिस जज साहब ने क्या किया है, उसकी सज़ा सुनाई है, उससे क्या करेंगे, दो सिद्धि जहाँ पे जिसकी पुष्टि हुई थी उससे अपेक्षा की जाएगी। यानी कि अपेक्षा कौन कर रहा है, ये गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट क्या अपेक्षा करेगी उस पीठासीन अधिकारी से, कि वो अपनी ओपिनियन दे, यानी कि अपनी राय दे, साथ ही वो कारण भी दे कि क्यों अपनी उसकी राय ऐसी क्यों है, ठीक है। तो अब यहाँ पे किस चीज़ के बारे में ओपिनियन मांगी जा रही है, इस चीज़ के लिए कि जो आवेदन किया गया है सस्पेंशन या परिहार के लिए या फिर रेमिशन के लिए, उस आवेदन को मंजूर किया जाए या ना मंजूर किया जाए। इस चीज़ के लिए ये ओपिनियन मांगा जाएगा। किससे मांगा जाएगा, पीठासीन अधिकारी से मांगा है, जिसने दंडादेश दिया था, यानी जिसने या तो दंडादेश दिया होगा या फिर जिसने उसकी पुष्टि की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे उस पीठासीन अधिकारी के क्या किए जाएंगे, राय मांगी जाएगी। अब यहाँ पे साथ ही साथ जब राय मांग रहे हैं तो उसके साथ कुछ और भी मांगा जाएगा। क्या मांगा जाएगा, कि जो उसके विचारण के दौरान जो अभिलेख आए हैं, ठीक है, जो अभिलेख बने हैं, जो एविडेंसेस आए हैं, उसकी प्रमाणित प्रति भी भेजी जाएगी। किसको भेजी जा रही है, ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी कि समुचित सरकार को भेजी जा रही है। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, यहाँ पे कहता है जिस शर्त पर निलंबन या परिहार किया जाता है, यानी कि यहाँ पे अगर किसी कंडीशन पे, किसी शर्त पे यहाँ पे सरकार कह रही है कि इस शर्त पे हम आपका जो सज़ा है उसको निलंबित करेंगे या फिर परिहार करेंगे, रेमिशन करेंगे। अब जो भी शर्त रही हो, अगर उस शर्त को यहाँ पे फुलफिल नहीं किया जाता, यहाँ पे समुचित सरकार की राय है, उसको ओपिनियन है कि इस हमारी जो शर्त है उस शर्त को पूरी नहीं की गई है, तो ये जो सस्पेंशन है या फिर रेमिशन है उसको रद्द किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। अब जब यहाँ पे कैंसिल किया जाएगा ना, तो जो अभियुक्त है उसको बिना वारंट के किसी भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है, और जो भी दंडादेश के शेष भाग हैं उसको भोगने के लिए कारावास में भेजा जा सकता है, प्रेषित किया जा सकता है, रिमांड पे भेजा जा सकता है, जिला मतलब जेल में भेजा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया था पहले सब सेक्शन में कि अगर शर्त रहित भी हो सकता है और शर्त सहित भी हो सकता है। अगर शर्त सहित हुआ है, ठीक है ना, शर्त के साथ यहाँ पे निलंबन या फिर रेमिशन हुआ है, परिहार हुआ है, तो यहाँ पे अगर उसके शर्तों का पालन नहीं होता है, शर्त पूरी नहीं की जाती है, तो उसको रद्द किया जा सकता है निलंबन या परिहार का आदेश। ये है आपका सस्पेंशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद आता है लघुकरण के बारे में, सेक्शन नंबर 474 जो पहले सेक्शन 433 हुआ करता था सीआरपीसी में, यहाँ पे कहता है कि दंडादेश का लघुकरण करने की शक्ति यहाँ पे अब पावर किसको दी गई है, यहाँ पर भी आपके एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पावर दी गई है, ठीक है। पावर क्या दी गई है कि जो दंडाधीश व्यक्ति है, यानी जिसको दंड सुनाया गया है, जिसको पनिशमेंट दी गई है, उसकी सहमति के बिना, यानी कि उसकी सहमति कोई आवश्यकता नहीं है, अगर समुचित सरकार को लगता है कि दंडों के लघुकरण करना चाहिए, वो लघुकरण कर सकती है, कम्यूटेशन कर सकती है इसका, ठीक है। स्वरूप में परिवर्तन या फिर इसमें जो स्वरूप में परिवर्तन के साथ दंड में भी कमी कर सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आता है, जैसे मान लीजिए किसी को मृत्यु दंड दिया गया है तो उसको आजीवन कारावास में लघुकरण किया जा सकता है। आजीवन कारावास दिया गया तो 7 वर्ष या उससे अधिक का दंड दिया जा सकता है।
अगर 7 वर्ष से अधिक का उसको दंड दिया गया है तो उसको कम्यूटेशन कितने में होगा, 3 वर्ष या उससे अधिक में किया जा सकता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को पनिशमेंट 7 वर्ष से कम का दिया गया है तो उसको जुर्माने में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर किसी को कठिन कारावास दिया गया है तो उसको साधारण में परिवर्तित कर सकता है। जैसे मान लीजिए अगर 5 साल का कठिन कारावास है तो उसको परिवर्तित करके 5 साल का सादा कारावास भी किया जा सकता है, ठीक है, या इससे कम किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से ये चार्ट आपको याद रखना है कि किस में आपका लघुकरण किया जा सकता है। उसके बाद आता है आपका सेक्शन नंबर 475। यहाँ पे जो 433A हुआ करता था हमारे CRPC में, वो वहाँ पे कहता है कि कुछ निर्बंधन लगाता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है कि जो छूट और लघुकरण यानी जो रेमिशन है या फिर आपका कम्यूटेशन है उसके बारे में कुछ निर्बंधन लगाता है। यहाँ पे कहता है कि निम्न परिस्थितियों में कारावास से तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि कम से कम 14 वर्ष का कारावास भोग नहीं लेता। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन बताए, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। अगर मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, इसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाएगी और जिस अपराध के लिए जिस धारा के तहत इसको यहाँ पे सज़ा सुनाई गई है उसमें क्या की है, उसमें एक मृत्युदंड का भी प्रावधान किया गया है, ठीक है। मान लीजिए मृत्युदंड का भी प्रावधान है या फिर धारा 474 के अधीन मृत्युदंड उसको दिया गया था तो उसको आजीवन कारावास में अगर लघुकृत कर दिया गया है, लघुकरण कर दिया गया है, तब यहाँ पे कहता है कि जब तक उस अपराधी के द्वारा 14 वर्ष की सज़ा पूरी नहीं कर ली जाती, कम से कम 14 वर्ष की सज़ा, तब तक उसको नहीं छोड़ा जाएगा। ये 2 कंडीशन है कि अगर उसको आजीवन कारावास मिला है तो अगर उस अपराध में मृत्युदंड का भी प्रावधान है तब नहीं छोड़ा जाएगा, और दूसरा अगर 474 के अधीन जो हमने ऊपर पढ़ा मृत्युदंड को आजीवन कारावास में अगर लघुकरण किया गया है तो यहाँ पे कम से कम 14 वर्ष की सजा उसको भोगनी ही पड़ेगी। ये आपको धारा 475 रिस्ट्रिक्शन लगाता है ये। उसके बाद आता है धारा 476, ये मृत्युदंड देश में केंद्र सरकार की संवर्ती शक्ति की बात करता है। अब यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है ना, जैसे जो धारा 473 धारा 474 में हमने देखा लघुकरण के बारे में भी, ठीक है, तो यहाँ पे जो शक्तियाँ स्टेट गवर्नमेंट को प्राप्त है वही जो शक्ति है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी यूज कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी यूज किया जा सकता है। किस मामलों में, मृत्युदंडादेश के मामलों में। अगर मृत्युदंडादेश के मामले में विचार कर रही है तो यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा उन शक्तियों को यूज किया जा सकता है जो स्टेट गवर्नमेंट धारा 473 या धारा 474 के अधीन यूज करती है। ये आपका लघुकरण से संबंधित आपका पूरा प्रोविजन। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा, आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं बेल यानी जमानत के प्रावधान। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है अगला लेक्चर।